अपन ने व्हेन इट इज फ्रॉडलेंट डिस्कस किया था। अपन पढ़ रहे थे लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसीडरेशन, और उसमें तीन पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिए थे जहां पर कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल माना जाता है। पहला पॉइंट था जहां पर वो कानून के द्वारा फॉरबिडन है, फॉरबिडन बाय लॉ वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था जहां पर कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट किसी और कानून को तोड़ देगा, और तीसरा पॉइंट था जहां पर वो फ्रॉडलेंट है। चौथा पॉइंट जो दे रखा है बुक में वो है व्हेन कंसीडरेशन डिफीट्स एनी रूल फॉर द टाइम बीइंग फोर्स इन इंडिया। अब इसमें देखो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रखा है, आई थिंक सिर्फ लाइन लिख के छोड़ रखी है, करेक्ट। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। इसका मतलब क्या है ध्यान से समझना। अगर कोई भी कंसीडरेशन ऐसा है जो कि डिफीट कर देगा, किस चीज को डिफीट कर देगा? रूल्स। पहले वाला जो सेकंड पॉइंट था वो डिफीट कर रहा था लॉस को, फोर्थ वाला जो पॉइंट है वो डिफीट कर रहा है रूल्स को। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। कंपनी रूल्स 2014 के मुताबिक है ना, अगर कोई भी कंपनी शेयर्स या डिवेंचर्स अंडर राइटर के थ्रू इशू करती है, किसके थ्रू? अंडर राइटर के थ्रू इशू करती है, तो अंडर राइटर को जो कमीशन दिया जाएगा उसकी एक लिमिट है। क्या लिमिट है रूल्स के मुताबिक? मैक्सिमम 2.5% ऑन डिवेंचर्स और मैक्सिमम 5% ऑन शेयर्स। ठीक है, उल्टा भी हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो इन दोनों में से मतलब आपको खाली एग्जांपल समझ में आना चाहिए, मेन बात ये है। तो डिवेंचर्स पे 2.5 और शेयर्स पे 5% है मान लो, ठीक है। अब अगर मान लो कंपनी ने एक अंडर राइटर को अपॉइंट किया और उस अंडर राइटर को कंपनी क्या दे रही है? कमीशन ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, और वो कितना दे रही है? से फॉर एग्जांपल कंपनी दे रही है 4%। तो यहाँ पर कितनी लिमिट है? मैक्सिमम रूल्स के मुताबिक 2.5, और कंपनी की कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कितना दे रही है? 4। तो कंपनी और जो भी डिवेंचर जो भी अंडर राइटर का एजेंट है, अंडर राइटर जो है, उसके और कंपनी के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है 4% कमीशन देने वाला, वो किसको तोड़ रहा है? 2.5% वाले रूल को तोड़ रहा है, कंपनी रूल को। तो ये इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है। एनी कॉन्ट्रैक्ट विच ब्रेक्स द रूल of any law is called as an unlawful in nature, ठीक है। इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रखा, चौथा पॉइंट खाली लिख कर छोड़ रखा है, when any contract defeats the rule of any law, बस इतना लिख कर छोड़ रखा है। आगे कोई एग्जांपल नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो उसको मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया है कि अगर आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें आपने कुछ भी कंसीडरेशन ऐसा लिया है जो कि कानून को तो तोड़ने वाला पॉइंट सेकंड था, रूल्स को तोड़ने वाला पॉइंट कौन सा है? फोर्थ। जो रूल्स को तोड़ रहा है, जो नियम बनाए गए नियमों को तोड़ रहा है, उसे अपन क्या मानेंगे? वॉइड एब इनिशियो, ठीक है। वापस आते हैं उस टॉपिक पर। अगला पॉइंट है व्हेन कंसीडरेशन इन्वॉल्व्स इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। अगर आपका कंसीडरेशन ऐसा है जिससे किसी और व्यक्ति को या किसी और व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। अब इसके एग्जांपल दे रखे हैं दो, देखो 42 एंड 43, इनसे अपन समझते हैं। सेक्शन एग्जांपल नंबर 42 देखो, एन एग्रीमेंट टू प्रिंट ए बुक इन वायलेशन ऑफ अनदर्स कॉपीराइट इज वर्ड has the object is to cause injury to the property of another, it is also void has the object of the agreement is forbidden by the law relating to the copyright। दो कारण से ये void है। क्या देखो क्या है कि मैंने एग्रीमेंट किया है कि मैं आपकी बुक प्रिंट करूंगा, जबकि वो बुक आपकी नहीं है, उसका कॉपीराइट मान लो इनके पास है। तो आपका कॉपीराइट अगर ये मुझसे प्रिंट करवा रहे हैं और मैं प्रिंट करने का इनसे एग्रीमेंट कर रहा हूं, तो हमारे बीच का एग्रीमेंट क्या है? इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि पहली बात तो किसी और का कॉपीराइट कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। कॉपीराइट पता है क्या होता है? पहले तो ये बताओ, कॉपीराइट क्या होता है? नाम नहीं सुना क्या कभी इसका अकाउंट्स में? तो पूछा नहीं क्या कभी कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, नाम देता हूँ देखो अलग अलग, पेटेंट, तीन तो आ गए, और गुडविल, ब्रांड वैल्यू, बताओ क्या होते हैं? गुडविल और ब्रांड वैल्यू तो पता होगा, ये तीनों क्या होते हैं? ट्रेडमार्क व्यापारिक चिन्ह होता है। व्यापारिक चिन्ह, जैसे एग्जांपल बताओ। ये कुछ सामान आते हैं ना, तो वो फंक्शन होते हैं उनमें अलग अलग। कॉपीराइट क्या होता है? किसी चीज को अपने नाम से जोड़ देना ताकि दूसरा
जैसे ये पंखा है, ये आपने अपने नाम करवा लिया, ये कॉपीराइट है? सर इसका ब्रांड ना, सही बताओ। एक वर्ड है, कोई भी ऐसा वर्क जो कि आर्ट से रिलेटेड हो, वो अगर आपने किया है, आप चाहो नहीं चाहो कि वो कोई और चुरा ले, तो आप उसको अपने नाम से कॉपीराइट करवा देते हो, उसे कॉपीराइट बोलते हैं, अपने नाम से रजिस्टर करवा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई गाना लिखा, या आपने कोई स्टोरी बनाई, या आपने कोई स्क्रिप्ट लिखी है मूवी की, या आपने कोई डायलॉग्स लिखे हैं, वो सब आर्टिस्टिक वर्क है। आप नहीं चाहते कोई आपका गाना, वो स्टोरी, वो लिरिक्स, वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, बुक वगैरह की जो नॉवल वगैरह होती है, वो उसको कुछ चुरा ले, तो आप उसको क्या करवा सकते हो? कॉपीराइट, उसे कॉपीराइट बोलते हैं। जब आप कोई कोई भी तरीके का मार्क, मतलब जैसे लोगो वगैरह हो गया, या कोई नाम हो गया, जैसे है ना, एक एग्जांपल लेते हैं, आशीर्वाद आटा, इसमें जो आशीर्वाद वर्ड है ना, ये इन्होंने कॉपी ट्रेडमार्क करवा रखा है। आशीर्वाद वर्ड, आशीर्वाद आटा जो कंपनी है, उसके अलावा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता आटे के लिए। अगर कोई करता है तो उसको इसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो ट्रेडमार्क का मतलब होता है आपका नाम या आपका लोगो जो आपने रजिस्टर करवा रखा हो। तीसरा पेटेंट, पेटेंट का मतलब होता है अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया हो, या आपने कोई नई इनोवेशन लॉन्च की हो मार्केट में, तो आप उस इनोवेशन को या उस प्रोडक्ट को किसी और को इस्तेमाल नहीं करने देना चाहते, तो आप उसका क्या करवा सकते हो? पेटेंट करवा सकते हो। ठीक है, तो पेटेंट इनोवेशन या प्रोडक्ट का होता है, ट्रेडमार्क नाम या लोगो का होता है, और कॉपीराइट आर्टिस्टिक वर्क का होता है। जैसे आपने कोई गाना लिखा, आपने कोई बुक लिखी, आपने कोई स्टोरी लिखी, आपने कोई लिरिक्स लिखे, आपने कोई गाना रिकॉर्ड किया, ये सब चीजें, इन सब का आप क्या करा सकते हो? कॉपीराइट। आगे चले, अगला पॉइंट है एग्जाम्पल नंबर 43। A promised to repay his debt by doing manual labor daily for a special period, and agrees to pay interest at an exorbitant rate in case of default. Here, A is promised to repay by manual labor is the consideration for the loan. अब देखो क्या है, इस वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ है, जैसे एक व्यक्ति है, उसने लोन लिया, तो लोन के बदले सामने वाले व्यक्ति को उसकी बंधुआ मजदूरी करनी पड़ेगी। बंधुआ मजदूरी समझते हो? बंद कर रहने वाला मजदूर, जो ना अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ सकता है, ना अपनी मर्जी से कुछ कर सकता है, उसे जो मालिक बोलेगा वो करना पड़ेगा। जैसे वो मूवी देखी आपने बाहुबली, बाहुबली में जो वो था ना वचनबद्ध था, कौन था वचनबद्ध? कटप्पा। कटप्पा इज वाज लाइक कि जो राजा बोलेगा वो मैं करेगा, है ना, वैसे वाली हालत थी उसकी। तो वो बंधुआ मजदूर जैसी स्थिति है कि आप किसी ऐसी वचन से या आप ऐसी किसी बात से बंधे हुए हो कि आप छोड़कर नहीं जा सकते, वो बंधुआ मजदूरी होती है। तो जैसे ए ने बी को लोन दिया, बदले में बी को ए के यहाँ पर आजीवन जब तक लोन नहीं चुकता है, जब तक ए नहीं चाहे तब तक नौकरी बंद करनी पड़ेगी। बंद कर नौकरी करने का मतलब हो गया वो बंधुआ मजदूर है, जो कि अलाउड है नहीं है, इनवैलिड है। बचपन में मैंने एक सीरियल देखा, बचपन में गया थोड़ा टाइम पहले एक सीरियल देखा था, जिसमें क्या होता था, एक गांव के अंदर एक है ना पैसे वाला आदमी था। तो वो पहले पैसे वाला आदमी किसी के भी माँ बाप को अगर लोन देता था ना, तो उसके बच्चों को अपने यहाँ पर बंधुआ मजदूर बना लेता था। तो यहाँ पर एक मोहर लगाता था, है ना, उड़ान था क्या? उड़ान था, उड़ान चक्कोर वाला सीरियल, है ना, तो उड़ान था वो, तो उसमें ऐसे मोहर लगा देता था, वो बंधुआ मजदूर है। समझ गए ना वो एग्जाम्पल से? वो बंधुआ मजदूरी अलाउड नहीं है। आप लोन दे रहे हो, बदले में आप इंटरेस्ट चार्ज करो, समझ में आता है, इंटरेस्ट कम ज्यादा हो सकता है, समझ में आता है, लेकिन किसी से बंधुआ मजदूरी करवाना और ये बोलना है कि जब तक लोन नहीं चुकेगा तब तक उसे बंद कर मजदूरी करनी पड़ेगी, दैट इज नॉट वैलिड एन ट्रांजेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट, इट इज वॉइडेबल इनिशियल। अगला पॉइंट है व्हेन कंसिडरेशन इज इमोरल। अगर कंसिडरेशन ऐसा है जिसकी वजह से इमोरलिटी हो रही है, मतलब अन्याय हो रहा है, जिसकी वजह से है ना सही नहीं है सोसाइटी के लिए जो चीज, तो उसे अपन इनवैलिड मानेंगे। इसका एक एग्जांपल दे रखा होगा, ये देखो, where P has had advanced money to D, a married woman, to enable her to obtain a divorce from her husband, and D had agreed to marry him as soon as she could obtain the divorce. It was held that P was not entitled to recover the amount since the agreement had for its object the divorce of D from her husband, and promise of marriage given under these circumstances was against good morals. देखो क्या कर रहे हैं आदमी, एक शादीशुदा औरत को पैसे दे रहा है, बोला अपने पति से तो तलाक ले लो, मुझसे शादी कर लो, है ना,
अब उसने उस शादीशुदा औरत ने बोला ठीक है लाओ पैसे दे दो, पैसे ले लिया, तलाक देने से मना कर दिया। अब क्या करें? ये रिकवर कर सकता है अपने पैसे? नहीं, क्योंकि ये गुड मोरल्स के अगेंस्ट है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है। When consideration is opposed to the public policy, अब इसमें बहुत सारे पॉइंट आएंगे। देखो अपन ने अभी तक जो 6 पॉइंट डिस्कस किए ना उनको वापस पढ़ लेते हैं। तो ये पहला पॉइंट था फॉरबिडन बाय लॉ, जिसमें अपन ने एक एग्जांपल पढ़ा था जो कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि उसमें फॉरबिडन बाय लॉ नहीं था, रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ था। याद आया? वो ग्रास कट करने वाला फॉरेस्ट में जाकर एक्स ने ट्रांसफर कर दिया था अपना लाइसेंस बी को। याद आया? दूसरा अपन ने पढ़ा था डिफीट्स द लॉ। डिफीट्स द लॉ में जो अपन ने हिंदू एक्ट वाला एक एग्जांपल लिया था कि अगर माँ बाप अपने बच्चे को किसी को गोद दे रहे हैं और बदले में कोई कंसिडरेशन ले रहे हैं, तो कंसिडरेशन जो है वो हिंदू लॉ को डिफीट कर रहा है, बदले में पैसे लेना, तो वो क्या कहलाएगा? इनवैलिड कहलाएगा, अनलॉफुल कहलाएगा। तीसरा अपन ने पढ़ा था फ्रॉडलेंट, जिसमें अपन ने डिस्कस किया था कि अगर कुछ लोग मिलकर आपस में किसी को ठग कर, किसी लोगों को ठग कर पैसे कमाने की सोचते हैं, तो उनके आपस के बीच की जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होगा? वॉइड एब इनिशियो होगा, इमोरल होगा। क्यों? क्योंकि वो जो आपस में डिसाइड करते हैं वो क्या है? कानूनन रूप से अवैध है, अलाउड नहीं। चौथा पॉइंट डिफीट द रूल, अगर कोई भी आपका कंसिडरेशन ऐसा है जिससे किसी भी एक्ट के किसी भी रूल को डिफीट हो जाता है, टूट जाता है वो रूल, तो फिर उस केस में वो क्या माना जाएगा? अपोज टू द सॉरी अनलॉफुल माना जाएगा, इनवैलिड होगा। पांचवा पॉइंट इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी, अगर कोई भी ऐसा कंसिडरेशन या ऐसा ऑब्जेक्ट है जहां पर आप किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को या किसी पर्सन को नुकसान पहुंचा रहे हो, जैसे बदुआ मजदूर बना रहे हो तो पर्सन को नुकसान है, कॉपीराइट चुरा रहे हो तो प्रॉपर्टी को नुकसान है। छठा पॉइंट इमोरल, अगर कोई भी आपका एग्रीमेंट ऐसा है जो इमोरल है, तो उस केस में वो क्या माना जाएगा? इमोरल माना जाएगा। ठीक है, इनवैलिड होगा। ये 6 पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिए। अब जो 7वां पॉइंट है ना, उसमें आएगा एग्रीमेंट अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, ऐसे एग्रीमेंट्स जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट माने गए। इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, चालू करते हैं पहला एक एक करके। पहला पॉइंट है ट्रेडिंग विद एनिमी, अगर आप शत्रु देश के साथ या शत्रु देश के किसी भी व्यक्ति के साथ, कंपनी के साथ, गवर्नमेंट के साथ या किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा, देश हित के खिलाफ माना जाएगा, और वो क्या होगा? वॉइड है तो इनिशियो। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है ना, याद है कि आपको कब से चल रहा है? हट ही नहीं रहा है। एक और चल रहा है युद्ध, फिलिस्तीन वर्सेस इजराइल। न्यूज देखते हो क्या? कल चुनावी नतीजे ना, मजा आता है ना देखने में, है ना? ऐसे 2 ढाई घंटे सुबह सुबह बड़े टाइम पास हो गए, चाय तो बना लो और बैठे बैठे वो देखो। क्यों भाई? एक बोल रहा हूँ ना, देखते हो क्या टीवी वगैरह? टीवी तो नहीं, फोन में। अच्छा, टीवी अलाउड नहीं है करके देखना, मुर्गा बना देते हैं ना। जो भी है, मतलब अब जैसे यूक्रेन रशिया का भी चल रहा है, ऐसे ही एग्जांपल मान लो इंडिया का ले लेते हैं, क्योंकि इंडिया के कानून पढ़ रहे हैं तो इंडिया का एग्जांपल ले तो सही रहेगा। इंडिया वर्सेस मान लो चाइना, मोस्ट प्रोबेबल दावेदार जो इंडिया से जिसका युद्ध हो सकता है कभी भी, इन दोनों का युद्ध चल रहा है आपस में, इंडिया और चाइना। अब इस युद्ध के अंदर है ना, इंडिया का कोई भी व्यक्ति चाइना के किसी भी व्यक्ति के साथ, चाइना गवर्नमेंट के साथ, चाइना की कंपनीज के साथ या चाइना की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ किसी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर ऑलरेडी कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहे थे ना, तो वो भी जब तक युद्ध चलेगा तब तक क्या हो जाएंगे? अनइनफोर्सेबल। याद है मैंने अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल दिया था कि दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन उनके देश के बीच में युद्ध छिड़ गया, तो जब तक युद्ध चलेगा तब तक वो आपका इनिमी है, इनिमी है तो उनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड है तो इनिशियो। याद आएगा? तो वो यहाँ पर है। आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। स्टिफलिंग का मतलब होता है दबाना, प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है कार्यवाही। तो स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है कार्यवाही को दबाना। मतलब आपके खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन चालू होगी, प्रोसिक्यूशन मतलब कोई कार्यवाही चालू होगी, और आप उस कार्यवाही को हटाने के लिए चार दाम दंड लगा रहे हो, तो वो उस केस में आप क्या कर रहे हो?
अगर गलत तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हो, पावर का, पैसों का, रिश्वत खिला दी, ये सब किस में आएंगे? स्टिफलिंग द प्रोसिक्यूशन में आएंगे। अगर किसी कानून के तहत आप कहीं पर पैसे देकर छूट सकते हो और वहां पर आप पैसे देकर छूट रहे हो, तो वो स्टिफलिंग द प्रोसिक्यूशन है। जैसे दो एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है? कार चला रहे थे आप, क्या चला रहे थे? गाड़ी। आपने रेड लाइट क्रॉस कर दी, रेड लाइट क्रॉस, पुलिस वाले ने आपको रोक लिया, आपका चालान बना, फॉर एग्जाम्पल रुपीज 200, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, हो सकता है ज्यादा कम, एग्जाम्पल के लिए लिया मैंने। 200 रुपए का चालान बना कार का, किस चीज का? रेड लाइट क्रॉसिंग का। आपने वो 200 रुपए दिए, रेड लाइट क्रॉस का जो चालान काटा उसकी कॉपी ली और निकल गए। अब बताओ यहाँ पर आपने कोई गलत काम किया है? जितनी पेनल्टी बनती है उतनी पेनल्टी आपने चुकाई है, आपने वैलिड तरीके से पैसे दिए, तो यहाँ पर कुछ भी स्टिफलिंग द प्रोसिक्यूशन नहीं है। जहां पर कानून आपको अलाउ करता है कि आप एक पेनल्टी के अमाउंट पे कर दो और अपने आप को छुड़वा लो उस चीज से, वहां पर आपने वो पेनलाइज्ड अमाउंट पे किए और अपने आप को छुड़वाया, इट इज नॉट ए क्राइम, इट इज नॉट अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, ठीक है? अनलॉफुल नहीं होगा वो। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो ये कार आप ड्रिंक एंड ड्राइव करके चला रहे हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव, आपको पुलिस ने रोका, पुलिस ने चेक किया तो आप ड्रिंक किए हुए थे ड्राइव करते हुए, तो पुलिस ने बोला कि आपके ऊपर तो केस बनेगा। ड्रिंक एंड ड्राइव का सोल्यूशन कैसे होता है मैं बताता हूँ। ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में पुलिस के पास पावर नहीं होता कि वो चालान काट कर छोड़ दे किसी को, उसे कोर्ट के सामने मौजूद करना पड़ता है उस व्यक्ति को, कोर्ट उसको पेनल्टी या फिर इम्प्रिजनमेंट जो भी देना चाहे वैसे दे सकते हैं। तो अगर एक व्यक्ति ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा था और पुलिस ने उसको रोक लिया, अब आपने उसको, पुलिस को पैसे खिला दिए, लो भाई 5,000 रुपये आप ले लो, आप जान दो क्या केस बना रहे हो सर, उसने 5,000 रुपये आपसे लिए, आपको जाने दिए। ये क्या है? स्टिफलिंग द प्रोसिक्यूशन, क्योंकि यहाँ पर आपने चालान नहीं कटवाया, यहाँ पर आपने वैध तरीके से पैसे जमा नहीं करवाए, आपने अवैध तरीके से करवाए। अच्छा, आप लोगों ने मूवी देखी होगी रेड करके, अजय देवगन की एक मूवी, अजय देवगन की रेड करके, जिसके अंदर वो रेड मारता है एक जगह पे। रेड मारते वक्त ना, किसी विधायक के यहाँ पर रेड मारा हुआ एमएलए के, तो रेड मारते वक्त उसे खूब कोशिश की जाती है अजय देवगन को उस रेड को रोकने की। जैसे पहले तो पैसे ऑफर किए जाते हैं, अगर मान लो अजय देवगन उस मूवी में पैसे लेकर वो रेड को बंद कर दे, ठीक है हो गया, तो वो सही है क्या? वो स्टिफलिंग द प्रोसिक्यूशन। स्टिफलिंग द प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने खिलाफ की चालू की गई कार्यवाही को गलत तरीके से, एक अवैध तरीके से दबाना, अवैध तरीके से हटवाना, चाहे वो पावर हो चाहे वो पैसा हो, दोनों में से किसी भी तरीके से आपने अगर ऐसा किया है तो उसे क्या बोलेंगे? स्टिफलिंग द प्रोसिक्यूशन। सॉरी, समझ में आ गया ये? तीसरा पॉइंट है मेंटेनेंस इन चांपत्ति। अब ये चांपत्ति है, ये चापत्ती नहीं है, नहीं अब तो चलो चलो खाना तो है नहीं। मेंटेनेंस इन चापत्ती के ना दो बातें हैं, इसको अपन आराम से समझते हैं। वो क्या क्या है देखो ध्यान से। जो मेंटेनेंस इन चांपत्ती है ना, ये दो तरीके के होते हैं, वैलिड भी हो सकते हैं और वॉइड भी हो सकते हैं। वैलिड या वॉइड किस पर डिपेंड करता है? इंटेंशन। मेंटेनेंस संपत्ति का मतलब क्या होता है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मतलब मामला किसी और का है, घुस कोई और रहा है, ठीक है? वो मेंटेनेंस संपत्ति होती है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, ए और बी के बीच में कोई कोर्ट केस चल रहा है। क्या चल रहा है? कोर्ट केस, ए और बी के बीच में। मिस्टर डी एक, वो बी के खिलाफ ए की मदद कर रहा है इस केस में, तो ए और डी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसे अपन क्या बोलेंगे? या तो मेंटेनेंस बोलेंगे या चांपत्ति बोलेंगे, दो में से एक बोलेंगे। अब देखो, अगर डी को सच में लगता है कि बी की गलती है और ए के साथ अन्याय हो रहा है, इसीलिए डी ए की मदद कर रहा है, तब तो ये वैलिड है। और डी बी से लड़ा हुआ है, बी और डी का कोई आपस में पुराना झगड़ा चल रहा है,
तो डी को कोई मतलब नहीं है बी सही है या ये सही है, बी गलत है या ये गलत है, डजंट मैटर। बी से लड़ाई रहेगी तो मैं तो ए का साथ दूंगा चाहे कुछ हो जाओ। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये वाली बात पर चल रहा है डी। तो यहाँ पर डी के इंटेंशंस क्या है, खराब, गलत इंटेंशन है उसके। उसका इंटेंशन ए की मदद करना नहीं है, उसका इंटेंशन बी को नुकसान पहुंचाना है, ठीक है। तो यहाँ पर डी और ए के बीच का जो एग्रीमेंट है मदद करने वाला वो क्या होगा, इनवैलिड, अनलॉफुल, अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। तो मेंटेनेंस इन चापत्ती का मतलब होता है कि दो लोगों की लड़ाई में अगर कोई तीसरा व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के खिलाफ मदद कर रहा है तो वो जो मदद करने वाला कॉन्ट्रैक्ट है ना उसे अपन क्या बोलेंगे, मेंटेनेंस या चापत्ती। ये वैलिड भी हो सकता है, इनवैलिड भी हो सकता है। अगर सही इरादों के साथ किया जाए तो वैलिड, गलत इरादों के साथ किया जाए तो इनवैलिड। दूसरी बात, मेंटेनेंस और चापत्ती होते क्या है। मेंटेनेंस का मतलब होता है कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, और चापत्ती का मतलब होता है कि आपने अपना इंटरेस्ट क्रिएट कर लिया। मतलब जैसे ए और बी है, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट है, तो मान लो ए और बी के बीच में लड़ाई किसी जमीन को लेकर है। किसको लेकर लड़ाई चल रही है, जमीन को। तो डी ने बोला ए को मैं तुम्हारी मदद करूंगा बी से केस जीतने में, लेकिन बदले में जो भी जमीन का मुआवजा मिलेगा ना तुम्हें, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए मिले इसको, उसका 10% मुझे दे देना। अगर ये कुछ इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है ए और बी के बीच में कि डी ए की मदद इसलिए कर रहा है बदले में ए से रिटर्न में कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, तब तो ये क्या है, चापत्ती। और अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ डी ए की मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि ए के साथ गलत हो रहा है, उसे बदले में कुछ नहीं चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, मेंटेनेंस। तो दो बातें याद रखना, मेंटेनेंस इन चापत्ती का मतलब होता है किसी और के केस में एक व्यक्ति के द्वारा किसी की मदद की जाना दूसरे व्यक्ति के खिलाफ, ठीक है। दूसरी बात, मेंटेनेंस या चापत्ती दोनों वैलिड भी हो सकती है, दोनों इनवैलिड भी हो सकती है। अगर सही इंटेंशन के साथ की जाए तो वैलिड है, गलत इंटेंशन के साथ की जाए तो इनवैलिड है। मेंटेनेंस का मतलब होता है नो इंटरेस्ट, मतलब जो मदद कर रहा है उसका कोई लेना देना नहीं, उसे कुछ फायदा नहीं होना। चापत्ती का मतलब होता है कि उसे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। समझ गए क्या, किसी को इन 3 पॉइंट में कोई डाउट। पहला पॉइंट क्या पढ़ा था, पोस्ट टू द पब्लिक पॉलिसी में ट्रेनिंग देने में। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा था अपन ने, हाँ? दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा था, स्टिफनिंग द प्रोसिक्यूशन। और तीसरा पॉइंट पढ़ा था मेंटेनेंस एंड चापत्ती। आओ वापस आओ उस पर। 3 पॉइंट हो गए अपने, चौथा पॉइंट देखो क्या है। ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू द पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल्स। इसका मतलब क्या होता है, देखो ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू द पब्लिक ऑफिस एंड टाइटल्स का मतलब होता है जो भी पब्लिक ऑफिसेज होते हैं या जो भी पब्लिक टाइटल्स होते हैं आप उनको खरीद फिरोख्त नहीं कर सकते। टाइटल्स, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, खेल रत्न, ये सब अवार्ड दिए जाते हैं अलग अलग फील्ड में आपके अचीवमेंट्स के लिए, इसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो अगर ये आपको अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी प्रतिभा, अपनी टैलेंट के, अपनी स्किल्स के आधार पर मिले तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो ये वैलिड है। लेकिन अगर आपने पैसे देकर खरीदे या आपने किसी को गुमराह करके खरीदे लिए, मतलब हासिल किए, तो आपके और उसके बीच में जिसको पैसे देकर खरीद रहे हो क्या होगा, अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक ऑफिसेस का मतलब क्या होता है कि जो भी पब्लिक ऑफिसेस होते हैं, जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है उसकी पोस्ट वैकेंट हो गई, वैकेंट का मतलब वो या तो नौकरी छोड़कर चला गया या मान लो उसकी डेथ हो गई या फिर उसको प्रमोशन मिल गया तो उसकी पोस्ट खाली हो गई, तो उसकी जगह किसी और को अपॉइंट करना पड़ेगा। अब अगर कोई अपनी काबिलियत के हिसाब से वहां पर अपॉइंट होता है तब तो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई पैसे खिलाकर, जानकारी से, घूस देकर ऐसे अपॉइंट हो रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। जैसे एक मूवी है जोली एलएलबी, ठीक है, वकील वाली। उसमें क्या होता है, एक सीन आता है जहां पर एक पुलिस की पोस्ट खाली होती है, उस पुलिस की पोस्ट की बोली लग रही होती है, सब इंस्पेक्टर के, इंस्पेक्टर की पोस्ट खाली होती है, तो बाकी जितने भी सबऑर्डिनेट्स बैठे होते हैं ना, वो सब बोली लगा रहे हैं 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, बोली जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसको वो जॉब मिलेगी। ऐसे होता है ये, है जिसके पास जितने ज्यादा पैसे होंगे उसको जॉब मिल जाएगी, जिसके पास नहीं होगा जॉब, काबिलियत ऐसी तैसी कराए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो वो जो पैसे देकर जॉब लेना पब्लिक ऑफिस में, पब्लिक ऑफिस का मतलब गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह, पब्लिक जो भी वर्क होते हैं उनके अंदर। दूसरा, अगर आपने कोई भी टाइटल्स जो होते हैं
जो मेहनत से, लगन से, कुछ प्रतिभा है, कुछ अचीवमेंट करने से मिलते हैं। जैसे खेल रत्न हो गया, भारत रत्न हो गया, पद्मश्री हो गया, पद्म विभूषण हो गया, ऐसे अवार्ड्स, परमवीर चक्र हो गया, ये सब अवार्ड्स, ये सब अगर आपको अपनी अपने है ना काबिलियत पर मिला है तब तो ठीक है, अगर आपने पैसे वैसे देकर घूस खिलाकर लिया है तो गलत है। क्लियर है? चौथा पॉइंट समझ में आ गया? तो 4 पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिए, बाकी के 2-3 पॉइंट और इसमें। एक तो एग्रीमेंट ट्रेडिंग में, एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलीज, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट, इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, कंसिडरेशन एंड लॉफुल इम्पार्ट, ये 5 पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे कल। कल मैं मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करूंगा कि चैप्टर पूरा हो जाए, ठीक है ना? क्यों? संडे कल का तात्पर्य होता है नेक्स्ट वर्किंग डे, अगला कार्य दिवस, ठीक है? चलो देखते हैं।